अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस अमरीन अली। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं काजिम ट्रस्ट कराची में। आइए इनसे मिलते हैं और काजिम ट्रस्ट के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस अमरीन अली कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ये बहुत एक अच्छा कॉज है जो आप ये कर रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माय कंट्रीब्यूशन। राइट, बहुत शुक्रिया जी। तो इंटरव्यू का आगाज हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से ही करते हैं कि व्यूअर्स को बताइए कि काजिम ट्रस्ट है क्या, कब से कब है और कराची में लोग कहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। काजिम ट्रस्ट पिछले 12 साल से मतलब 2008 से अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है टू द क्लाइंट्स, वो बच्चे हो या वो अडल्ट हो जो एडीएचडी या लर्निंग डिफिकल्टी से गो थ्रू कर रहे हो। हमारा एम उनको एक क्वालिटी सर्विस भी फराहम करना है और उसके साथ साथ लोगों में ये अवेयरनेस डालनी है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको ये पता होगा कि लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में यूजुअली लोगों को नहीं पता चलता है और इनको लेजी, क्रेजी और स्टूपिड के नामों से बुलाया जाता है। तो हमारा मेजरली ये गोल है कि हम ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि पेरेंट्स को भी ये अवेयर करें, इनको बताएं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है और ये मैनेजेबल चीजें हैं, इस पे थोड़ा सा काम करें तो ये बेहतर हो सकती है। हमारा इदारा सदर में है और हम फिजिकल सेशंस मतलब और इन पर्सन सेशन और उसके साथ साथ ऑनलाइन थेरेपी भी फराहम करते हैं। राइट, अच्छा, आपने थोड़ा सा बताया कि जो एडीएचडी से ये काम शुरू हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो अभी बहुत से क्लोज कनेक्टेड कुछ और चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उन पे भी रोशनी डालें क्योंकि ऑटिज्म और जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज हैं वो भी काफी क्लोजली रिलेटेड हैं, जो आप लोग जहां से स्टार्ट हुए। तो मैं दोबारा ये पूछना चाहूंगा कि किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को आप इस सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेजरली हमारे जो क्लाइंटल्स है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और लर्निंग डिफिकल्टी वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर जैसे कि आपने बताया कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक साथ काफी हद तक कोमॉर्बिडिटीज आ जाती है। जैसे कुछ एडीएचडी क्लाइंट्स को कुछ ऑटिस्टिक फीचर्स भी होते हैं या स्पीच डिले भी होता है या इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि ये बच्चे या बड़े काफी हद तक बुली होते हैं। इनको इमोशनल रेगुलेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है कि दूसरों के इमोशंस को समझना और अपने इमोशंस को उसी तौर पे दूसरों तक कन्वे करना, वो प्रॉब्लम होता है, दे सफर दैट। तो यहाँ पर इमोशनल इश्यूज के साथ भी हम लोग डील करते हैं जो कि बच्चे एडीएचडी और एलडी से गो दे आर गोइंग थ्रू दैट। सो हमारे पास सर्विसेज में यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी है। ऑफ कोर्स बिहेवियर थेरेपी तो एडीएचडी क्लाइंट्स के साथ या इमोशनल इश्यूज के साथ जो हम लोग साइकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास रिमीडियल थेरेपी भी मौजूद है। रिमीडियल थेरेपी से मुराद वो बच्चे जो कि लर्निंग डिफिकल्टी से दो चार है, जिनको एकेडमिक्स लर्निंग में प्रॉब्लम हो रहा है, उन पे एकेडमिक पे काम करने के लिए हमारे पास रिमीडियल थेरेपी है। वो बच्चे जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है या जो सही से बोल नहीं पा रहे हैं, या कभी कभी एडीएचडी में ये भी होता है कि बच्चे बहुत तेज बोलते हैं कि वो वर्ड लफ्जों को सही तौर पे अदा नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट भी मौजूद है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ताकि वो बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी के काम को अच्छे तौर पे अदा कर सके और उनके अंदर जो एक्सेस एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके। ना सिर्फ ये बल्कि हम ग्रुप सेशंस भी करते हैं, सोशलाइजेशन जिसको हम लोग सोशल ग्रुप सेशंस कहते हैं, ताकि वो बच्चे सोशलाइजेशन भी सीखे, कैसे कम्युनिकेट करना है, दोस्तों में कैसे रहना है। और इसके साथ साथ पेरेंटल सेशंस, बिकॉज काजिम ट्रस्ट ये बिलीव करता है, काजिम ट्रस्ट एक ट्राइंगल पे बिलीव करता है कि अगर हम बच्चे, पेरेंट्स और टीचर तीनों पे साथ काम करेंगे तो बच्चों में सुधार बहुत जल्दी आएगा। इसीलिए हम उनकी क्लास टीचर्स या टीचर से भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं और बच्चों पे भी काम करते हैं। राइट,
अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा वो ये कि आपने चैलेंजेस का बताया कि किन किन चैलेंजेस और क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं कि बच्चों के साथ जब आप काम कर रहे हैं, जब आप बच्चे कहते हैं तो किस एज ब्रैकेट में आप काम करते हैं, और जब एडल्ट्स कह रहे हैं उनको भी सर्विसेज दे रहे हैं कुछ, तो उनकी एज ब्रैकेट क्या है? देखिए यूजुअली विथ लर्निंग डिफिकल्टी तो मेजरली हम लोग 7 साल के बाद से काम करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सिम्टम्स ही तब 7-8 साल में हम डायग्नोसिस दे सकते हैं, हमें प्रॉपर सिम्टम्स उसी टाइम पे ही दिख सकते हैं, तो हमें उस एज रेंज के बाद ही काम करते हैं। जहां तक एडीएचडी का सवाल है, एडीएचडी के साइन एंड सिम्टम्स तो आपको बहुत पहले अर्ली ईयर्स से दिख जाते हैं, बच्चा 3 साल का और 3.5 साल का तब से ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर क्लाइंट हमारे पास पहले आ जाता है तो हम उसकी थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि जितना जल्दी बच्चे पे काम होगा उतना जल्दी वो मैनेज कर सकेगा। सो अगर हमारे पास 3.5-4 साल का भी क्लाइंट आ रहा है और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो हम इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां तक अडल्ट का है तो देखिए अडल्ट की तो जाहिर सी बात है कोई एज नहीं होती, अब वो क्लाइंट 22 साल का और क्लाइंट 70 साल का हो हम उसको केटर करते हैं। एडीएचडी के हर सिम्टम्स हर एज पे डिफरेंटली होते हैं। एडीएचडी एक ऐसा डिसऑर्डर है कि बच्चों एडीएचडी अडल्ट इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होता, वो मेजरली इम्पल्सिव होता है, उसको अदर इश्यूज में ये नुमाया होता है, तो हम एज वाइज उनके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और जो हम पूछना चाहेंगे वो ये कि कासिम ट्रस्ट में डायग्नोसिस एंड असेसमेंट की सर्विसेज अवेलेबल है, या जो क्लाइंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं वो डायग्नोसिस अपना लेके आते हैं? इसके बारे में थोड़ा क्योंकि लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, और असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में क्या कोई फर्क भी है? हमारे पास असेसमेंट की सर्विसेज, स्क्रीनिंग की सर्विसेज मौजूद है, और आई गेस यही हमारी एक स्ट्रेंथ है। हमारे पास वो टेस्ट है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों, कम इंस्टीट्यूशन के पास मौजूद है, जो कि ना सिर्फ बच्चों की एक प्रॉपर डायग्नोसिस में हेल्प करता है, बल्कि वो टेस्ट, वो रिपोर्ट के थ्रू बच्चों की एकेडमिक्स पे भी काम किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक सीटॉक टेस्ट है, हमारे पास डैश है, हमारे पास वुडकॉक जॉनसन है। ये वो इंटरनेशनल टेस्ट है जो कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, और इन टेस्ट की वजह से बच्चों को एक्सेस अकोमोडेशन भी मिलती है। एक्सेस अकोमोडेशन से मुराद वो बच्चे जो ओ लेवल, ए लेवल में है और जो बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां अगर उनको कोई, हमें लगता है कि उस बच्चे को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ अकोमोडेशन देनी है, तो हमें उस टेस्ट के बिना पे हम उनको रिकमेंड करते हैं, और यूजुअली बोर्ड उस चीज को अग्री भी करता है। तो हमारे पास हर किस्म के असेसमेंट्स मौजूद है। सो जब क्लाइंट आता है तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम खुद असिस्ट करते हैं, अगर वो असेसमेंट नहीं करा के आया होता है तो, और असेसमेंट के बाद उसका रिजल्ट देख के हम थेरेपी रिकमेंड करते हैं। सो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि असेसमेंट और स्क्रीनिंग में डिफरेंस होता है, असेसमेंट के थ्रू हम डायग्नोसिस देते हैं, बट असेसमेंट और स्क्रीनिंग में डेफिनेटली डिफरेंस होता है। स्क्रीनिंग में आप उसके साथ फॉर्मल असेसमेंट नहीं करते, आप उसके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू आप बताते हैं कि ये चीज हो सकती है, जो कि 60-70% तक वैलिड होती है। पर जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम 95-98% तक लाइक कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये बच्चे में ये चीज एक्सिस्ट करती है। राइट। अच्छा, काजिम ट्रस्ट काफी कराची में तो काफी मशहूर और फेमस जी। है लोगों की डायग्नोसिस के लिए, असेसमेंट के लिए एंड थेरेपी सर्विसेज के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि यहाँ पे डिफरेंट थेरेपीज के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। तो आप अपने सेंटर की इस साइट को थोड़ा एलैबोरेट करें कि क्या वो सारी इक्विपमेंट, मटेरियल और उसमें कुछ अगर एग्जांपल से आप बता सकें कि क्या मेन इक्विपमेंट वगैरह होता है, क्या वो अवेलेबल होता है काजिम ट्रस्ट में? हर चीज अवेलेबल होती है। वी बिलीव दैट हमें अगर एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देनी है, देखिए एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन थेरेपी। अब आप वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स दैट अगर हम एक क्लाइंट को, या हम बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम एक कमिटमेंट करें कि हम इस बच्चे को बेस्ट थेरेपी देंगे, विच मीन्स दैट उसके पास, हमारे पास हम पूरे इक्विप्ड होने चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हम उस पर बिहेवियर थेरेपी करेंगे, हम उस पर प्ले थेरेपी करेंगे, हम उस पर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA करेंगे, तो दीज थेरेपी कम्स विद स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजीज के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो हमारे पास हर रिसोर्सेज मौजूद है। इवन हम हर 6 मंथ या 3 मंथ, डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, हम अपनी रिसोर्सेज को इंक्रीज भी करते हैं। एंड सेम विद द असेसमेंट प्रोसीजर। जैसे आपको पता होगा शायद, ये इंटरनेशनली
कुछ 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक अलग वर्जन ऑफ द टेस्ट आता है। विस्क 4 से विस्क 5 आ जाता है, रैट 4 से रैट 5, ये हमारे कुछ टेस्ट जो कि हम लोग करते हैं। सो चीजें चेंज होती है, हमारा काम ये है कि हम अपडेटेड रहे उन चीजों से। एंड दिस इज द रीजन दैट हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चैट, कैड्रा, एस्पर्ट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ADHD में माहिर है, ID इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन जिसके हम लोग ग्लोबल पार्टनर भी है, हमारा ये इनसे कोलैबोरेशन रखने का सिर्फ यही रीजन है ताकि फील्ड में जो भी चेंजेस हो हम उससे अपडेटेड हो और हम अपने जो रिसोर्सेस है, अपनी असेसमेंट टूल्स है, उसको इवॉल्व करते रहे। और ना सिर्फ ये बल्कि हम अपनी टीम की भी ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बेशक आपको 15 साल का भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हम ट्राई करते हैं कि साल में कुछ कोर्सेज, हर महीने में, हर 2 महीने में हम ऐसे कोर्सेज करवाते रहे अपनी टीम को, ताकि जो एक चीज जिसमें थोड़ा सा रस्ट लग गया है हम उसको थोड़ा सा और निखारें। राइट। अच्छा, ये भी पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा जिक्र किया अपने शुरू के इंट्रो में भी, डिफरेंट प्रोफेशनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जब आप सर्विसेज की बात कर रही थी। तो मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आपकी टीम को अगर थोड़ा एलेबोरेट कर सकें कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं फॉर डिफरेंट सर्विसेज, तो दैट विल बी वंडरफुल। डेफिनेटली। सो सबसे पहले इनिशियली तो जो असेसमेंट और बिहेवियर थेरेपी करते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हमारी टीम में अभी करेंटली 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मौजूद हैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रिमीडियल थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। अगेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेजरली वो होते हैं जो असेसमेंट करते हैं और बिहेवियर और इमोशनल थेरेपी करते हैं, राइट। रिमीडियल थेरेपिस्ट हमारे पास मौजूद है जो बच्चों की अकेडमिक्स पे काम करते हैं। ये स्पेसिफिकली अगर मैं लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चों की बात करूं या अडल्ट की बात करूं तो वो चीजों को डिफरेंटली लर्न करते हैं। वो ऐसे स्टीरियोटिपिकली रोट लर्निंग के थ्रू वो लर्न नहीं कर पाते, वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंटली, मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू। तो हमारे रिमीडियल थेरेपिस्ट इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। वो उनको उस हवाले से ट्रेन करते हैं। तो वी हैव 2 रिमीडियल थेरेपिस्ट टू। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव 2 स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट मेजरली बच्चों की स्पीच पे काम करती है ताकि वो जो अदा करे, वो जो एक्सप्रेस करे, उसकी एक्सप्रेस लैंग्वेज भी बेहतर हो। उसके साथ साथ हमारे पास ऑफ कोर्स स्पेशल एजुकेटर भी मौजूद है। वो बच्चे जो थोड़े से लो IQ से गो थ्रू कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना एकेडमिक्स पे, उसके लिए हमारे पास स्पेशल एजुकेटर मौजूद है। और साथ साथ हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद है जो कि बच्चों की एडॉप्टिव फंक्शनिंग, रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना और ADHD क्लाइंट्स की एनर्जी चैनलाइज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। राइट। अच्छा, आपकी टीम में जिस तरह आपने बताया वक्तन फवक्तन एडिशन होती रहती है, तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इसके अलावा कुछ ऐसी खास चीज जो आप अपने स्टाफ में जरूर देखना चाहते हैं या जिसकी बेस पे आप स्टाफ हायर करते हैं, वो कौन से ऐसे या किस चीज को फोकस कर रहे हैं? देखिए, स्पेशली जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, अडल्ट के साथ काम तो फिर भी आप थोड़ा बहुत आप कर ही लेते हो, बट बच्चों के साथ काम करना टफ रहता है। बिकॉज बच्चों के साथ जो आप माइंड में रख के जाते हो ना, आपको 6-7 और स्ट्रैटेजीज भी सोचनी होती है, बिकॉज आपको मिनट बाय मिनट चीजें, अपने अपने प्लान्स भी चेंज करने होते हैं, राइट। सो वेन एवर वी आर हायरिंग, आई एम इन हायरिंग कमेटी, तो जब हम लोग हायर कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी ने, जैसे हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट क्लाइंट जो हमारे थेरेपिस्ट है उसने मास्टर्स किया हो। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में MS या MPhil किया हो। और उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने बच्चों के साथ काम किया हो, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ते हैं, जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वो थियोरेटिकल पार्ट नहीं काम आता। और वो थेरेपी को हमने काफी हद तक अमेंड करना होता है, ब्यूटिफाई करना होता है, बच्चों में इम्प्लीमेंट करना। कोई थेरेपिस्ट ये नहीं बोल सकेगा कि हम रॉ ABA, मतलब एक खालिस ABA बच्चे पे लगा रहे। हमें अपने हिसाब से ABA को भी थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, बच्चों की स्पेशलिटीज को देख के, बच्चों की प्रेफरेंसेस को देख के। तो मेजरली जब हम हायर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। सेकेंडली एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्रिएटिव हो, वो अपने काम को ऐसे कराए कि बच्चा भी इंजॉय करे, बच्चा भी लुक फॉरवर्ड करे नेक्स्ट सेशन को, और थेरेपिस्ट भी अपना गोल कंप्लीट करे। थर्ड कुड बी, आई गेस वेरी इंपॉर्टेंटली, कि थेरेपिस्ट में चाहे वो कोई भी हो, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल, उसमें पेशेंस हो।
बिकॉज बच्चे कैन समटाइम्स बी टफ, राइट? सो अगर आप भी इम्पल्सिव हो गए, सम पीपल आर इम्पल्सिव, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बच्चे जो चाइल्ड क्लाइंट होता है वो बेस्ट सूटेबल नहीं होता। और उसके साथ साथ एथिकल प्रैक्टिस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गोज बैक डाउन टू द एथिकल प्रैक्टिसेस। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर कोई करता है, कोई थेरेपिस्ट, तो हम उसको अपने इदारे का पार्ट नहीं बनाते। ओके अच्छा, आपने शुरू में अपने स्टाफ की ये एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड देन हायरिंग के कुछ बेसिक उसूल बताए, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस फील्ड में रेगुलर एजुकेशनल अपडेट या ट्रेनिंग अपडेट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेस और टेक्निक्स जो आती रहती हैं, और जैसे आपने भी बताया इवन टेस्ट्स भी, स्क्रीनिंग के टेस्ट भी अपडेट होते रहते हैं। तो इसलिए में जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो तो आप कराते हैं, तो इसी तरह इन पैरेलल जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, उनकी गाइडेंस है, उस पे कैसे आप काम करते हैं? देखिए, जैसे आई स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल थेरेपिस्ट ट्रेनिंग। हमारे हर थेरेपिस्ट के सुपरवाइजर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक प्रोफेसर है जो कि हमारी सुपरवाइजर है, जो कि ना सिर्फ हमें कभी कभी आप बीइंग अ थेरेपिस्ट, आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो, आप थोड़ा सा केस में आप एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहते हैं, तो वो सुपरवाइजर, और एथिकल प्रैक्टिस के लिए सुपरवाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सुपरवाइजर ना सिर्फ हमें केसेस में हेल्प करती है, बट ऑल्सो हमें वर्ल्ड वाइड जो चीज जो डिफरेंस हो रहा है, जो न्यू चीज आ रही, इवॉल्व हो रहा है, उसमें हमें ट्रेन करती है, हमें गाइड करती है। जैसे अगर हमने टेस्ट खरीदा है तो उस टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में वो हमें गाइड करती है, राइट? और इसी तरीके से हम पेरेंट्स को भी ये रखते हैं। इसके लिए हम लोग मेजरली वर्कशॉप्स कराते हैं। हमारा यूजुअली हर दूसरा या थर्ड सैटरडे हम वर्कशॉप करा रहे होते हैं पेरेंट्स की। और एक चीज जो हम कंपल्सरी करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम सेशन लेते हैं, सेशन के बाद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट पेरेंट के साथ बैठ के पेरेंट को चीजें सिखाते हैं। बिकॉज देखिए, सेशन के लिए तो बच्चा हमारे पास हफ्ते में 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, बहुत सीवियर है तो 3 दिन आ रहा है, बट बाकी दिन तो वो मदर के साथ है ना। तो अनलेस वी ट्रेन द मदर, बच्चे में एक लॉन्ग टर्म चेंज नहीं होगा। सो वी फील दैट कि वर्कशॉप्स और सेशन के बाद वाला टाइम क्लाइंट्स को बहुत हद तक बेनिफिट करता है। राइट अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, अवेयरनेस की वजह से भी शायद, के सेशंस को ऑब्जर्व करने की इजाजत होनी चाहिए। तो जब डिमांड आती है तो हाउ यू रिस्पॉन्ड, या आप का, आपके इदारे का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में? देखिए, वी आर वेरी ओपन। हम पेरेंट को ऑन बोर्ड रखते हैं कि आज हमारा ये गोल होगा, या हम सेशन के बाद पेरेंट को जरूर बताते। और कुछ जगहों पे, जैसे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, ओटी में हम पेरेंट को कभी कभी अलाउ करते हैं अगर बच्चा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो। रिमीडिएशन में हम अलाउ करते हैं, बट बिहेवियर थेरेपी और स्पेशली इमोशनल इश्यूज जब होते हैं तब हम पेरेंट को अलाउ नहीं करते, बिकॉज मेजरली बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता वो चीजें शेयर करते हुए अगर पेरेंट रूम में होते हैं। तो वहां हम पेरेंट को लूप में रखते हैं। हम पेरेंट को कोऑर्डिनेट पहले से ही कराते हैं कि देखिए ये साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी है, हमें पहले थोड़ा सा इस बच्चे के साथ काम करने के, फिर मैं पेरेंट को जरूर लूप में रखती हूँ, पेरेंट को बताती भी हूँ कि देखिए ये चीजें हैं, दिस इज हाउ वी गोना मेक श्योर कि आप लोग तीनों, हम तीनों का बॉन्ड एक ही ट्रायंगल में बने। सो इधर वे क्लाइंट्स के सेशन के बाद तो मेरा एक हमेशा से एक 10-15 मिनट्स क्लाइंट पेरेंट के साथ गुजरता है, बट कुछ सेशन में वो सेशन इजाजत नहीं देता कि पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व करे। तो वहां मैं पेरेंट को बहुत क्लियर पिक्चर बताती हूँ कि देखिए ये प्रॉब्लम है एंड दैट इज व्हाई वी कांट अलाउ। बट जहां पर हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर कोई एजुकेटेड पेरेंट है और हम रिमीडिएशन सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हम पेरेंट को अलाउ करते हैं कि आप बैठे सीखें ताकि फर्दर ऑन आप उस पर काम कर सके। हमारे पास वो कम वक्त के लिए आ रहा है, फ्यूचर में उनको ये स्किल्स डेवलप करनी है कि बच्चा एक खुद एतमाद और सेल्फ सस्टेनेबल बन सके। राइट अच्छा, काजिम ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह बहुत से सेंटर्स अपने कुछ डिफरेंट फीचर्स या ऐसा कोई यूनिक फीचर, यूनिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते हैं, वो तो उसको वो हाईलाइट करते हैं। तो कोई ऐसी चीज आप जो हमसे रह गई हो, आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, कुछ ऐसी यूनिक फीचर ऑफ द काजिम ट्रस्ट, तो प्लीज।
Yeah, sure. The one thing that is very unique about Qasim Trust is we do not take any fund, aid या donation. हम कोई donation, कोई fund या कोई aid नहीं लेते. हमारे जो founder trustee हैं, Mr. Qasim Anwar, वो ही इसको fund कर रहे होते हैं. And of course, जो हम clients से एक nominal amount जरूर लेते हैं ताकि हम इस organization को और बेहतर कर सके. आप of course ये understand करते होंगे कि अगर हमें best therapist hire करने, best resources फॉर्म करना है, तो वी नीड टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेनेबल. दैट इज द रीजन दैट हम क्लाइंट्स इस नॉमिनल फीस भी चार्ज करते हैं और बाकी ओवरऑल हमारे फाउंडर ट्रस्टी मिस्टर कासिम अनवर और अदर ट्रस्टीज हमें फंड कर रहे होते हैं. बट हम बाहर से कोई फंड, एड, डोनेशन, बेशक हमारे कासिम ट्रस्ट आ रहा है, बट वी डू नॉट टेक एनी फंड, एड और डोनेशन. ओके, अच्छा, आपने ये जिक्र किया नॉमिनल फीस के बारे में, तो अगर कुछ आप आइडिया बता सकें पेरेंट्स के लिए, ताकि वो आए आपके पास या आपके पास आना चाहें तो उनको थोड़ा आइडिया हो कि इन सर्विसेज के, थेरेपीज के सेशंस पर सेशन चार्ज होते हैं, कैसे चार्ज होते हैं और क्या चार्ज होता है, अगर वो उसका आइडिया बता सकें. जी देखिए, हमारे डिफरेंट सेशंस के डिफरेंट चार्जेस होते हैं. ये सेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिहेवियरल सेशन है तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, स्पीच सेशन है तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं. एंड ना सिर्फ नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हम क्लाइंट को देख के पैकेज भी बना के देते हैं. पैकेज का मतलब ये है कि अगर बच्चा माइल्ड हो तो हमें लगता है कि एक बिहेवियर सेशन, 2 रिमीडियल सेशन और 1 OT है तो उसका पैकेज डिफरेंट है, मॉडरेट का डिफरेंट है, सिवियर क्लाइंट का पैकेज डिफरेंट है. सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरी क्लाइंट. इसलिए मैं आपको भी एक वो स्पेसिफिक फिगर नहीं दे पाऊंगी, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम एक वो चार्ज करें, वो अमाउंट चार्ज करें जो कि बहुत नॉमिनल है. एंड स्पेशली जब वो पैकेज में आता है तो इट्स मच मोर बेनिफिशियल ताकि क्लाइंट एक ही बार पे कर दे और हम उसको पूरे मंथ यूज कर सकें. राइट. अच्छा, अभी हमने ये नोटिस किया है कुछ अरसे में कि बहुत सी टर्म्स जो हैं बाहर के ममालिक में ऑब्सलीट हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ड्यू टू अवेयरनेस इश्यूज और अभी भी वो टर्म्स यूज होती हैं. नॉर्मल बच्चे, उसके मेंटली रिटार्डेड एंड सो ऑन. तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे जाती तौर पे कि मतलब इन टर्म्स को यूज करने से क्या फर्क पड़ता है, इन टर्म्स को यूज करना चाहिए, आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? आई फील बच्चे का सेल्फ स्टीम रुइन हो जाती है. देखिए, हमारा जो इंटेक का सेशन फर्स्ट सेशन होता है जिसमें हम यूजुअली पेरेंट्स से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, फिर बताते हैं कि आगे हमें असेसमेंट करनी है, थेरेपी करनी है, क्या करनी है. जब मैं पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन ले रही होती हूँ ना, तभी भी मैं बच्चों को उस रूम में नहीं बिठाती हूँ. द रीजन कि मैं बच्चे के सामने बच्चों की गुफ्तगू नहीं करती हूँ बिकॉज बच्चा जितना भी छोटा हो वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है. हमें ऐसे लगता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, बट बच्चा अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग. वो शायद आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बट वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो लैंग्वेज हो, हम जो चीजों को इवन मैं तो खैर आई नो कि DSM में हमारी जो एक बाइबल है DSM, हम जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्नोसिस देते हैं, उसमें लर्निंग डिसऑर्डर लिखा हुआ है. बट हम यूजुअली पेरेंट्स को समझाते वक्त लर्निंग डिफिकल्टी बताते हैं ताकि पेरेंट्स भी नहीं डरे और बच्चों के ऊपर भी इतना बड़ा एक इतनी बड़ी की डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, वो चीज ना लगे. सो वी बीइंग अ थेरेपिस्ट और बीइंग अ टीचर और being a mango people, normal people, everyone, right? I guess we have to be very cautious when naming them. देखिए, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चीजों को एक्सप्रेस करते वक्त, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया और वो कहता है उसने अपने हाथ पे ब्लेड से स्टूपिड लिख दिया था और मैंने उसको बोला कि बेटा आपने क्यों लिखा है थेरेपी के ड्यूरिंग लिखा. उसने कहा कि मेरी टीचर ने बोला है कि यू आर स्टूपिड. एंड टीचर्स तो कभी गलत नहीं बोलते ना, टीचर्स तो अम्मी कहती है कि हमेशा ठीक होती है, तो विच मीन्स आई एम स्टूपिड एंड आई वांट टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई एम स्टूपिड. उसने अपनी कलाई पे लिखा था. सो द आइडिया इज कि इतनी छोटी चीज बच्चे पे इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है. तो हम तो थेरेपिस्ट है, हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो एक्विंटेंस है. वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या वर्ड बच्चों के साथ यूज करें. इवन मेरे साथ से जो पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को, एक वक्त आते हैं कि हम खुद बोलते हैं पेरेंट्स को कि अब आपने इसको बताना है कि ही इज गोइंग थ्रू दैट इश्यूज या फॉर एग्जाम्पल इसके स्ट्रगल है, तभी भी हम उनको वर्ड्स चुन चुन के देते हैं कि देखिए ये बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा. बच्चा कैन
कैन अचीव एवरीथिंग, एडीएचडी कैन बी ब्लेसिंग टू ना, तो हम उसको ऐसे इस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करते हैं। राइट। अच्छा, एक और चीज, उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, तो उसको जरा अपनी स्पेशलिटी और एजुकेशन के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें तो। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं प्रोफेशनली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कासिम ट्रस्ट में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। करेंटली आई एम हेड ऑफ सर्विसेज, आई एम लुकिंग ओवर द सर्विस टीम इन कासिम ट्रस्ट। मैंने मास्टर्स किया है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद सिल्वर मेडल, एंड उसके साथ साथ मेरी एक्सपर्टीज मेजरली एबीए थेरेपी, सीबीटी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी, मेजरली यू नो मैनेजिंग द टीम, मैनेजिंग द स्ट्रगल वाले केसेस, प्ले थेरेपी, ट्रॉमा फोकस थेरेपी, ये चीजों में मैं इंटरनेशनली भी ट्रेंड हूँ। और रिसेंटली मैंने कासिम ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से कैड्रा, जो कि कनेडियन एडीएचडी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस में आई स्पोक एंड आई वाज द स्पीकर देयर। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू have built an expertise in ADHD, so this is one of my expertise. And uske sath sath I would say that assessment of these ADHD, LD and other assessment is also one of the things that I have expertise for. राइट। अच्छा, इससे एसोसिएटेड आपका एक्सपीरियंस भी, एजुकेशन भी, ट्रेनिंग भी बहुत सारी हैं, तो मैं ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल किस चीज की कमी है जो कि हमें फ्यूचर में उस चीज पे जोर देना चाहिए ताकि हम अपनी सर्विसेज को ओवरऑल बेहतर कर सकें। आई गेस लाइसेंस एंड एथिक्स दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड हर साइकोलॉजिस्ट के पास लाइसेंस होता है टू प्रैक्टिस, ठीक है, तभी मैं एक बैचलर्स करके मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती, राइट, दिस इज द एथिक्स, राइट। बट यहाँ पर बिकॉज लाइसेंस मौजूद नहीं है, आई गेस गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले काम कर रही थी बट अब तक वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सो आई गेस कि अगर हमें मेक श्योर ये करना है कि एक एथिकल प्रैक्टिस हो तो हमें लाइसेंस देना है। लाइसेंस हर थेरेपिस्ट के पास लाइसेंस होना चाहिए तभी वो काम कर सके। जैसे डॉक्टर के पास पीएमडीसी का होता है, इस तरह थेरेपिस्ट के पास होना चाहिए। और सेकेंडली आई गेस यहाँ पर थोड़ा एथिक्स की कमी हो जाती है। थेरेपिस्ट डोंट नो द एथिकल प्रोसीजर ऑफ डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक केस हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ट्रेनिंग दी थी और एक जो केस हो गया था जिसमें आई गेस मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल वो नहीं जरूर मेंशन करूंगी, बट देयर वर सम केसेस कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रॉन्ग ट्रेनिंग दे रहे थे। सो वी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बीइंग द एथिकल प्रैक्टिशनर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं एक वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं वर्कशॉप को तब कंडक्ट करूंगी व्हेन आई एम 100% श्योर कि उस टॉपिक की एक्सपर्टीज मेरे पास है या मैं ट्रेंड हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी मैं वर्कशॉप दे दूं और मैंने बस बोल दिया कि अब बेटा जाओ प्रैक्टिस करो, यू गाइस आर प्रैक्टिस करें। सो अपने लफ्जों को, अपनी प्रैक्टिस को एक मुल्क के फेवर में करना है। हमें उसको ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक तो ऑलरेडी अवेयरनेस कम है, लोग गूगल नहीं करते, लोग सिर्फ कह देते हाँ ठीक है चलो हम कर लेते। तो हमें थोड़ा सा इस चीज के लिए थोड़ा एथिकल प्रैक्टिस करनी है। राइट। अच्छा, सबसे लास्ट में, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगी जब वो किसी ऐसे सेंटर को चूज कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए सर्विसेज के लिए, तो किस तरह वो एक अच्छा सेंटर तलाश कर सकते हैं, उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्या जाके वो देखें सेंटर्स में? देखिए, सबसे पहली चीज तो सेंटर्स एक थेरेपिस्ट से या जो भी एक सर्विस टीम होती है उनसे बनता है, ठीक है। एंड बीइंग अ पेरेंट आपका एक पूरा हक है, ये आपका राइट है टू गेट टू आस्क अबाउट द थेरेपिस्ट कि क्या थेरेपिस्ट के पास डिग्री है, क्या थेरेपिस्ट के पास एक्सपोजर है। और बैचलर्स की डिग्री के बाद यू कांट परफॉर्म अ लॉट ऑफ थेरेपीज, बहुत स्पेसिफिक थेरेपीज आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो क्या मास्टर्स की डिग्री है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने बच्चों के साथ डील किया है, क्या असेसमेंट टेस्ट आप लगाते हो अगर आपको टेस्ट की थोड़ी सी आइडिया है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप आए, आप विजिट करें, आप विजिबिलिटी देखें। आप जब आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, अनएथिकल हो रहा है, राइट। आके थोड़े से एक्सप्लोर करें, थेरेपिस्ट से पूछे, क्वेश्चंस करें। देखिए, हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं बिकॉज वी आर वायबल। हमें आपको आंसर करना है,
ठीक है। सो जितने क्वेश्चन से आप ले आए, आप जब तक एक्चुअल चीज हमसे पूछेंगे नहीं ना, हम आपको बता नहीं सकेंगे, ठीक है। एंड यूजुअली हम छोटी छोटी चीजों के लिए बैकग्राउंड चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए हम नहीं देखते। सो आई गेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम देखें, हम अपना आपका असेसमेंट प्रोसीजर देखें, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चन हम करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर अगर कोई डायग्नोसिस आता है बच्चे का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको एक्सेप्ट करना। मैं इसको अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं एम्पैथेटिक, जाहिर सी बात है हमारे इधर होते, हम एम्पैथेटिक है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करने का। बट जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो ही नहीं सकती। सही है। सो एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्टिंग, हाँ मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, ही इज गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम, बट यू नो व्हाट, विद द प्रॉपर थेरेपी ही विल बी बेटर। सो या, दिस इज ऑल आई यूजुअली से टू पेरेंट्स। ओके जी, इसी मशवरे, एडवाइस और अच्छी टिप्स के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मिस अमरीन अली, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके इदारे के बारे में, आपके बारे में, सर्विसेज के बारे में मिली है, ये पेरेंट्स जो ऐसी सर्विसेज या सेंटर को तलाश करें उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।